तो हमारी बुक चल रही है थिंक एंड ग्रो रिच की। तो हमारी इच्छा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें इससे आगे है कि वह विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को इसके वित्तीय समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती है। अर्थात पहली है, आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है, इसे राशि के रूप में निश्चित करें। निश्चितता का एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया जाएगा। आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। तीसरा, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं। चौथा, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने को तैयार हो या नहीं। पांचवा, आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और इस योजना का स्वरूप स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। छठा, अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो ऐसे देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में बड़े निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप छठे अनुच्छेद में लिखें निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो आपके लिए संभव है। यही जगह है जहां एक धड़कती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो अपने आप को यह समझाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सकें कि यह आपको प्राप्त होगा। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है कि मन धन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो गया है कि व्यक्ति देख सकता है कि वह पहले से ही उसके स्वयं के कब्जे में। अधिचित जो मानव मन के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया है उसे ये निर्देश अव्यवहारिक दिखाई दे सकते हैं। यहाँ उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ हैं। जो जानकारी वे देती हैं जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने, जिसने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों को अपने लिए $100 मिलियन से काफ़ी अधिक के 1/2 की उपज बनाने के लिए प्रबंधित करते हुए प्राप्त किया था। आगे यह जानने में यह भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाई है। एक कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, एक किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इनके लिए किसी को उपवासजनक या विश्वसनीय बनने की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जाती, लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने और समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य पाया है उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन का कार्य किया है। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि आप धन की तीव्रतम इच्छा में अपने आप काम नहीं कर सकते हैं और वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी यह जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर महान नेता एक स्वप्नदर्शी था।
ईसाई धर्म आज दुनिया में सबसे बड़ी क्षमतावान शक्ति है, क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे, जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने से पहले उन्हें उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप से देखने की दृष्टि और कल्पना थी। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते हैं, तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देखेंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए आप जितने महान अवसर मौजूद हैं, वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी लोगों को काफी हद तक एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया है। एक नई दौड़ लगभग शुरू होने वाली है। दाव उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले 10 वर्षों के भीतर संचित होगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं, क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं, जो कि निश्चित रूप से उस जनता के पक्ष में है जिनके पास अवसाद के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में जब डर से वृद्धि और विकास का लकवा मार गया है, जीतने का कोई अवसर बहुत कम या लगभग नहीं है। हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल है, वह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हाँ, बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, नए विचारों, काम करने के नए तरीके, नए नेताओं, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीकों, नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाएं, चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करती हैं। नए और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता। वह क्या चाहता है का ज्ञान और उसे पाने की एक तीव्र इच्छा। व्यापार मंदी एक युग की मौत और एक अन्य का जन्म चिन्हित करती है। इस बदली हुई दुनिया को व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्यवाही में लगा देंगे। सब व्यवहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रतिमान निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हम जिनकी धन जमा करने की इच्छा है, उनको याद रखना चाहिए, दुनिया के असली नेता हमेशा वे लोग रहे हैं जिन्होंने अजन्मे अवसर की अमूर्त अनदेखी शक्तियों का दोहन किया और व्यवहारिक उपयोग में लाए हैं, और उन शक्तियों या सोच के आवेगों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया है जो इस जीवन को अधिक सुखद बनाता है। सहिष्णुता और खुले दिमाग का होना आज के स्वप्नदर्शियों की व्यवहारिक आवश्यकता है। वे लोग जो नई अवधारणाओं से डरते हैं, वे शुरुआत करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। अग्रदूतों के लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया। यह सच है कि ढकी गाड़ियों के दिनों की तरह विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली और भेड़िया दशान वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित और नए और बेहतर रास्ते पर पुनः निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है। धन का अपना हिस्सा प्राप्त करने की योजना में किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित करने ना दें। इस बदली हुई दुनिया में बड़ा दाव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा, जिनके सपनों ने सभ्यता को वह सब कुछ दिया है जो मूल्यवान है। आत्मा जो हमारे अपने देश के जीवन रक्त के रूप में कार्य कर दिया, हमारी प्रतिभा का विकास और विपणन के लिए आपका और मेरा अवसर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा, ऐसी एक दुनिया के अस्तित्व पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इसका पता लगा लिया। महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था और उनका पता लगाया। उनकी विजय प्राप्त कर लेने के बाद किसी ने भी अव्यवहारिक के रूप में उनकी निंदा नहीं की। इसके बजाय दुनिया ने उसकी कब्र की पूजा की। इस प्रकार एक बार फिर साबित हो गया कि सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती है। यदि आप जो चीज़ करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें, और अगर आपका अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी भी ध्यान ना दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीब और अशिक्षित हेनरी ने बिना घोड़ा एक गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतजार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए, और अब उनके सपने को सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए हैं। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे उनसे अधिक पहियों की संचालन में डाल दिया था, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो बिजली द्वारा
संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए वहाँ वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ भी उसके एक भौतिक वास्तविकता बन जाने तक खड़े रहे थे। व्यवहारिक सपने देखना छोड़े नहीं। बेहलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्यवाही में बदल दिया। अब संयुक्त सिगार स्टोर का अमेरिका के शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा। लिंकन ने काले दासों के लिए आज़ादी का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्यवाही में बदल दिया और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चूके। राइट बंधुओं ने एक मशीन का सपना देखा जो कि हवा में उड़ जाएगी। अब आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं कि उन्होंने सही सपना देखा था। मार्कोनी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की प्रणाली का सपना देखा। उसने अपना व्यर्थ में नहीं देखा था। वह साक्ष्य दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। उसने पृथ्वी पर हर देश के लोगों को पड़ोसी बना दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा वे एक ही समय में कम समय के नोटिस पर अमेरिका के सभी लोगों से बात कर सकते थे। आपको शायद यह जानना रुचिकर लगे कि जब उसने यह घोषणा की कि उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है जिसके माध्यम से वह तारों की सहायता या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेज सकता है, तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में जांच करवाई थी। आज के स्वप्नदर्शी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करते हैं और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। अपने सपने हकीकत की पहुंच है। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो, खड़े हो जाओ, दृढ़ता से कहो, तुम्हारा सितारा अब प्रभुत्व में है। दुनिया की मंदी आपके लिए यह अवसर लेकर आई है कि जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसने लोगों को विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई है। दुनिया अवसरों की बहुतायत से भरी हुई है जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को कभी पता नहीं थी। बनने और करने की तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है जहाँ से स्वप्नदर्शियों को उड़ान भरनी चाहिए। सपने उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी की वजह से पैदा नहीं होते हैं। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उठाती है और ना ही उसे अव्यवहारिक कहती है। यदि आपको लगता है यह ऐसा करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग करने और उसे काम में लाने की राह में क्या किया है। बहुत वर्ष पहले इस तरह का एक सपना पागलपन की तरह लगता। आप निराश हो चुके हैं, आप मंदी के दौरान हार से गुजर चुके हैं। आपने अपने भीतर स्थित महान दिल को इसके लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु जिससे आप बने हैं उसे लचीला बना दिया है। बेहतरीन मूल्यों की संपत्ति है। यह भी याद रखें कि वे सभी लोग जीवन में सफल होते हैं एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले कई शोकाकुल संघर्षों से होकर गुजरते हैं। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं। जॉन बनियान को धर्म के विषय पर अपने विचारों के कारण जेल में डाल दिया गया और कष्टदायी रूप से दंडित किया गया, जिसके बाद उसने तीर्थ यात्रा की प्रगति लिखी जो बेहतरीन अंग्रेजी साहित्य में से एक है। ओ हेनरी को ओहियो कोलवंस में एक जेल की कोठरी में कैद कर दिया गया और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही उसने इस प्रतिभा की खोज की जो उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। दुर्भाग्य से मजबूर होकर, अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। जीवन के तरीके अजीब और विविध हैं और अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके से अब और भी अधिक अजीब हैं, जिससे कभी कभी आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की क्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था
और आखिरकार अपने मस्तिष्क के भीतर सोई हुई प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वह अनगिनत बार विफल रहा था। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने से शुरुआत की थी। उससे पहले प्रेम की त्रासदी ने उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया था और सही मायने में उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड फिर अन्य कारणों के सिलसिले की उत्पत्ति की जिन्होंने उसे और समृद्ध और उन सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना दिया जिन्होंने जिसकी किताबें पढ़ी। प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आम तौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है। यह इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रगति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीखते हैं। एलन किलर जन्म के फौरन बाद बेरी गूंगी और अंधी हो गई। एलन किलर जन्म के फौरन बाद बेरी गूंगी और अंधी हो गई। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अपना नाम लिखा है। उसके पूरे जीवन ने सबूत के रूप में कार्य किया है कि कोई भी कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वह गरीबी से साबित था और उसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई थी क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था। इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और इसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया था। बुकर टी वॉशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे क्योंकि वे सहिष्णु थे। सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी छाप छोड़ी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। यदि आपके पास दिमाग की ये स्थितियाँ और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए जब आप इसके लिए तैयार होंगे वह आपके पास आ जाएगा। इमर्शन अपने विचारों इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित है, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी तुम्हें अपने आलिंगन में संभाल कर रखेगा। एक चीज को चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच एक अंतर होता है। कोई भी किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास ना हो कि वह उसे हासिल कर सकता है। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए, मात्र आशा या इच्छा नहीं। ग्रहणशीलता विश्वास के लिए आवश्यक है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता। याद रखें, दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में बहुतायत और समृद्धि की मांग करने के लिए जीवन में उच्च लक्ष्य के लिए कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक महान कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा है। मैंने जीवन से एक पैसे के लिए सौदेबाजी की और जीवन ने कुछ भी अधिक का भुगतान नहीं किया। हालांकि मैंने शाम को विनती की जब मैंने अपने अल्प संचय की गिनती की, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मालिक है, वह वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन यदि एक बार आपने मजदूरी निर्धारित कर ली, फिर क्यों आपको कार्य वहन करना चाहिए। मैंने एक सेवक के भाड़े पर काम किया केवल निराशा जानने के लिए। मैंने जीवन से जो भी मजदूरी मांगी होती जीवन ने स्वेच्छा से चुका दिया होता। इच्छा प्रगति माँ को पराजित करती है। इच्छा प्रगति माँ को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों जिन्हें आज तक मैंने जाना है मैं से एक का परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वह कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया और डॉक्टर पर राय देने का दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंच गया और एक राय प्रदान की
लेकिन मैंने अपनी राय चुपचाप व्यक्त की। अपने दिल की गोपनीयता में मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। प्रगति एक बच्चे को कान के बिना भेज सकती थी, लेकिन प्रगति मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती थी। मैं जानता था कि मेरे अपने मन में मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा कैसे। मैं विश्वस्त था कोई तरीका अवश्य होगा, और मैं जानता था कि मैं यह खोज लूँगा। मैं अमर इमर्शन के शब्दों के बारे में सोच रहा था। चीज़ों का पूरा पाठ्यक्रम हमें आस्था रखना सिखाता है, हमें केवल आज्ञा मानने की ज़रूरत है। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है, और धीरे से सुनकर हम सही शब्द सुन लेंगे। सही शब्द इच्छा। किसी भी अन्य चीज़ से अधिक मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को एक बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। उस समय से मैं कभी पीछे नहीं हटा, एक पल के लिए भी नहीं। कई साल पहले मैंने लिखा था, हमारी एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो हम अपने मन में स्थापित करते हैं। पहली बार मुझे हैरानी हुई कि वह बयान सत्य था। मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, सुनने के प्राकृतिक उपकरणों से विहीन, भले ही वह सुन और बोल सके, वह स्पष्ट रूप से जीवन भर के लिए विरूपित था। निश्चित रूप से यह एक सीमा थी जिसे उस बच्चे ने अपने खुद के मन में स्थापित नहीं किया था। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में अपनी तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूँगा। जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होता, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता कि प्रगति इसके अपने तरीकों द्वारा इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। इस सारी सोच ने मेरे मन में जगह बना ली, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। हर दिन मैं एक बेटे का मूक बधिर होना स्वीकार नहीं करने की इस प्रतिज्ञा को दोहराता जो मैंने खुद से की थी। जैसे ही वह बड़ा हुआ और आप अपने विचारों और की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, हमने देखा कि उसके पास थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जहां बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं, उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हम उसके कार्यों से बता सकते थे कि वह थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ें सुन सकता है। यही सब मैं जानना चाहता था। मैं आश्वस्त था कि यदि यह थोड़ा भी सुन सकता है तो वह शायद अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का विकास कर सकता है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे आशा दी। यह पूरी तरह से एक अनपेक्षित स्रोत से आया। हमने एक विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह परम आनंद में चला गया और तुरंत मशीन को अतिया लिया। जल्द ही उसने उनमें से कुछ निश्चित रिकॉर्ड्स की अपनी पसंद प्रदर्शित की। टिप्पणी का रास्ता लम्बा है। एक अवसर पर विक्टोरिया के सामने खड़े होकर डिब्बे के किनारों को दांतों से जोर से पकड़कर उसने यह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार बजाया। उसकी इस स्वयं बनाई गई आदत का महत्व हमें कई सालों बाद तक स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने उस समय तक ध्वनि की अस्थिर चालन के सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके द्वारा विक्टोरिया का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसके गढ़मूल या मस्तिष्क के आधार पर मैं अपने होठों से स्पर्श करके बात करता था, वह मुझे काफ़ी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा मैंने अपने बेटे की सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए अपनी तीव्र इच्छा को वास्तविकता में बदलना शुरू किया। उस समय तक वह कुछ निश्चित शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था। यह दृष्टिकोण हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर था, लेकिन विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा असंभव जैसा कोई शब्द नहीं जानती है। यह निर्धारित करने के बाद कि वह मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकता है, मैंने सुनने और बोलने की इच्छा को तुरंत ही उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दिया। मैंने जल्द ही खोज लिया कि बच्चे को सोने के समय की कहानियों में मज़ा आता है, तो मैं उसमें आत्मनिर्भरता, कल्पना और शून्य और सामान्य रहने की एक गहरी इच्छा के विकास के लिए बनाई गई कहानियों के सृजन के लिए काम करने लगा। विशेषकर एक कहानी थी जिसे मैंने हर बार जब भी यह सुनाई कुछ नया और नाटकीय रंग देकर जोड़ दिया। इसका प्रारूप उसके दिमाग में यह विचार रोपित करने के लिए तैयार किया गया कि उसका दुख एक दायित्व नहीं बल्कि बहुत अधिक मूल्यवान एक परिसंपत्ति था। इस तथ्य के बावजूद एक सारा दर्शन जिसकी मैंने जांच की थी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हर विपरीत परिस्थिति अपने साथ एक बराबर श्रेष्ठता के बीज लाती है। मुझे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह दुख कभी एक परिसंपत्ति कैसे बन सकता है। हालांकि मैंने सोने के समय की कहानियों में दर्शन लपेटने का अपना अभ्यास जारी रखा, इस उम्मीद में कि वह समय आएगा जब वह कोई योजना बना लेगा जिसके द्वारा उसकी अध्यक्षता
अक्षमता से किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा करवाया जा सकेगा। मुझे स्पष्ट रूप से कारण बताया गया था कि कानों और सुनने की प्राकृतिक क्षमता की कमी की कोई पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं थी। विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा ने कारण को एक तरफ धकेल दिया और मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर अनुभव का विश्लेषण करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मुझ में मेरी बेटी की आस्था का आश्चर्यजनक परिणाम के साथ बहुत गहरा संबंध था। मैंने उसको जो भी बताया उस पर उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया कि उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशिष्ट बढ़त है और एक बढ़त कई मायने में खुद को दर्शाएगी। उदाहरण के लिए स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके कान नहीं है तो इस कारण वे उसका विशेष ध्यान रखेंगे और उससे असाधारण दयालुता के साथ व्यवहार करेंगे, जो वे हमेशा करते हैं। उसकी माँ ने शिक्षकों से बात करके और उनके साथ बच्चे पर आवश्यक अतिरिक्त ध्यान देने की व्यवस्था करके वह सब देखा। मैंने उसे यह विचार भी दिया कि जब वह अखबारों को बेचने लायक बड़ा बन जाएगा, उसका बड़ा भाई पहले से ही एक अखबार का व्यापारी बन गया था, तब उसके पास अपने भाई पर बड़ी बढ़त होगी। इस वजह से कि लोग देख सकेंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके कान नहीं थे, वह एक उज्जवल मेहनती लड़का था। वे उसे उसके सामान के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करेंगे। हम देख सकते थे कि धीरे धीरे बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा अपने दुख के कारण इसके पास स्वयं के प्रति सजग होने की थोड़ी सी भी प्रवृत्ति नहीं थी। जब वह 7 साल का था तो उसने पहली बार यह सबूत दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का हमारा तरीका सफल हो रहा था। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों की बिक्री के विशेष अधिकार के लिए विनती की, लेकिन उसकी माँ अपनी सहमति नहीं देती थी। उसे डर था कि उसके बेरेपन ने उसके लिए अकेले सड़क पर जाना असुरक्षित बना दिया था। अंत में उसने मामला अपने खुद के हाथों में ले लिया। एक दोपहर जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया था, वह उसी घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सहारे जमीन पर गया और अपने आप निकल पड़ा। उसने पड़ोस के मोची से कार्य पूंजी के लिए 6 सेट उधार लिए, उसे अखबारों में निवेश किया, बेचा, पुनर्निवेश किया और देर शाम तक दोहराता रहा। शेष निकालने और अपने बैंकर से उधार लिए गए 6 सेट वापस करने के बाद उसे 42 सेट का शुद्ध लाभ हुआ था। जब उस रात हम घर आए तो उसने उसे अपने हाथ में कसकर पैसा पकड़े अपने बिस्तर में सोते हुए पाया। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सिक्के उठाए और रोई। सब मिलाकर उसने बेटे की पहली जीत पर रोना बहुत अनुचित लगा। मेरी प्रतिक्रिया उल्टी थी। मैं दिल से हंसा क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे के मन में खुद में विश्वास का रवैया स्थापित करने का मेरा प्रयास सफल हो चुका था। उसकी माँ ने देखा अपने पहले व्यापार उद्यम में एक छोटा सा बहरा लड़का जो सड़कों पर बाहर चला गया, पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर छोटे व्यापारी को देखा जिसकी स्वयं में प्रतिष्ठा 100% बढ़ गई थी क्योंकि उसने स्वयं की पहल पर व्यापार किया था और जीत हासिल की थी। इस कार्यवाही ने मुझे खुश कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि उसने साधन संपन्नता की विशेषता को सबूत दिया था जो जीवन भर उसके साथ रहता था। इसके बाद की घटनाओं ने इसे सच साबित कर दिया। जब उसका बड़ा भाई कुछ चाहता था, वह फर्श पर लेट जाता, हवा में अपने पैर मारता, उसके लिए रोता और उसे पा लेता। जब छोटा बहरा लड़का कुछ चाहता तो उसे पैसा कमाने की एक योजना बनाता, फिर स्वयं उसे खरीद लेता। वह अभी भी इस योजना का पालन करता है। सच में मेरे अपने ही बेटे ने मुझे सिखाया है कि अक्षमता को प्रारंभिक प्रयासों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिस पर वे कुछ योग्य लक्ष्य की ओर चढ़ाई कर सकते हैं, जब तक वे बाधाओं के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते और बहानों के रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। छोटा बहरा लड़का सिवा उनके पास से जोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों को सुन पाने में सक्षम हुए बिना कक्षाओं, उच्च विद्यालय, कॉलेज से गुजरा। वह बधिरों के स्कूल नहीं गया। हम उसे संकेत भाषा सीखने की अनुमति नहीं देते थे। हम दृढ़ थे कि वह एक सामान्य जीवन जिए और सामान्य बच्चों के साथ मिले, और हम उस निर्णय का समर्थन करते रहे। हालांकि स्कूल अधिकारियों के साथ हमें कई गर्म बहसों की कीमत चुकानी पड़ी। आज का यहाँ तक ही। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे 47 नंबर पेज। अच्छा।